ठीक है, कलर ये बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक तरीके से या बायोलॉजिकल मेथड से कुछ एक चीजें एक्यूमुलेट हो रही हैं, मतलब इकट्ठी हो रही हैं एक जगह पे, दीज आर इंटीग्रेटिंग। सो बायो एक्यूमुलेशन का मीनिंग, जब आप कुछ एक चीजों को बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं तो वो बॉडी के अंदर कंटिन्यूटी में इकट्ठा होती जा रही हैं। अब उसी के साथ ये जो मटेरियल पूरा का पूरा इकट्ठा हो रहा है, इसकी टेंडेंसी है कि ये आगे से आगे मैग्नीफाई करेगा, ये स्प्रेड होता जाएगा। सो स्प्रेड होने का जो मतलब है दैट इज मैग्निफिकेशन। जब कोई चीज आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स में या बॉडी के अंदर इंटर कर चुकी है तो पहले वो एक्यूमुलेट होगी, इकट्ठी होगी। इकट्ठे होने के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ये मैग्नीफाई होना शुरू कर देगी। चाहे वो प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देंगे और ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स लेके जाता है। एक तो आपका कॉग्निटिव इश्यूज हो जाएंगे बॉडी में। कॉग्निटिव मींस डायरेक्ट आपके ब्रेन को ये अटैक करेगा। दूसरा हार्ट अटैक, तीसरा कैंसर। दीज आर दी 3 थिंग्स। कहीं पे भी कुछ भी एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, तो सबसे पहले तो कैंसर लिख लीजिए, एग्जामिनर का फेवरेट होएगा ये। दूसरा है हार्ट अटैक, वैसे ये बहुत कॉमन बीमारियां हो रखी हैं अभी। और तीसरा आपके पास आता है कॉग्निटिव इश्यूज। कॉग्निटिव में सब आ जाता है, बिहेवियरल चेंजेस, है ना, फिर कंफ्यूजन, ये सब चीजें सभी इसी में आती हैं। सो सबसे पहले बायो एक्यूमुलेशन, इसको लिख ही लीजिए, बहुत इजी है। It is the process by which a pollutant, it is the process by which a pollutant, it is a process by which a pollutant enters in the food chain. It is a process by which a pollutant enters in a food chain. Food chain, तो इसे कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। दूसरा लिखिए बायो मैग्निफिकेशन। तो जिस प्रोसेस से ये आपकी फूड चेन के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है, इसे कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन। दूसरा, द टेंडेंसी ऑफ अ पॉल्यूटेंट टू इंक्रीज, मैग्निफिकेशन में लिखेंगे द टेंडेंसी ऑफ अ पॉल्यूटेंट टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, द टेंडेंसी ऑफ अ पॉल्यूटेंट to increase in the concentration, as it moves from lower to higher trophic levels, as it moves from lower to higher trophic level in the food chain is known as biomagnification. So tendency of a pollutant to increase in the concentration as it moves from lower to higher trophic level in the food chain, it is known as biomagnification. So बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो कि एक्यूमुलेट होते हैं फूड चेन के बीच में। फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे बड़ा आपके पास एक एग्जांपल है कि आप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स को आप ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज व्हीट। आप गेहूं की खेती करते हैं, गेहूं में आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। पोटाश है आपके पास, NPK है, उसके अलावा आप यूरिया भी डालते हैं सरकार, स्पेशली इन पंजाब। अब ये वीट जो है कौन खाएगा? कैटल खाएगा। कैटल या एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री से बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, नॉट ओनली मिल्क, हम कहते हैं कि ओनली मिल्क, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इनडायरेक्टली खाते हैं। सो ये मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये चीजें एक्यूमुलेट हो चुकी हैं और मैग्नीफाई होंगी कब? जब आप इसे इनटेक में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका ग्रासीज है, ग्रासी के बाद कैटल है, कैटल के बाद आपके पास इंसान भी हैं।
या कैटल को कोई अदर एनिमल कंज्यूम कर रहा है, तो उसके बीच में भी ये जाएगा। अब ये जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इसमें ये चीजें पहले से एक्यूमुलेटेड हैं। अब ये आगे से आगे जैसे फूड चेन में बढ़ता जाएगा, ये मैग्नीफाई होता जाएगा। क्या होगा? मैक्सिमम कैंसर कॉजिंग, या हार्ट अरेस्ट, है ना, दिल का दौरा पड़ना। अटैक मीन्स अटैक, बट अरेस्ट का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत, ये एक दो चांसेस हो चुके हैं। कहीं ना कहीं हार्ट आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि देयर इज इशू, स्टंट डलवा लिया जाए, है ना। सो ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, इस तरह से। सो पहले ये यहाँ पे वीट में जब आपने यूरिया डाला, तो धीरे धीरे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट होने के बाद अब अगली फूड चेन में जब जा रहा है ये, तो थोड़ा और मैग्नीफाई हुआ, और आगे जब ये पहुंचेगा तो मैग्निफिकेशन और ज्यादा बढ़ती जाएगी। कंजम्पशन अल्टीमेटली ह्यूमंस ही करेंगे, है ना। सवेरे उठते ही चाय, मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट जब आप पढ़ेंगे तो आप वेरका सब छोड़ देंगे, क्योंकि वेरका क्या है, प्रोसेस्ड मिल्क है, आपको नहीं पता कैसे बनाया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं अगर उसको फार्मर्स या किसान या एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए लोग भी देखे जा रहे हैं जो दुग्ध पालन करते हैं, ना, अगर वहां से भी आ रहा है तो अल्टीमेटली उन्होंने भी ये सब चीजें खाई हैं। और ये सब चीजें चाहे आप डेयरी से लीजिए, एक बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है कि डेयरी का नहीं पीना, देसी पीना। अरे डेयरी में भी वही है, उसमें भी यही है। डेयरी में उल्टा क्या है कि डायरेक्ट किसान आके डाल रहा है डेयरी में, बट ये जो बड़ी बड़ी डेयरियां यही जाके आपके बेरका को दे रही है, या अलग जितने भी आपकी मदर डेयरी, ये सब जितने भी हैं। सो अल्टीमेटली सब में ही है ये चीजें, एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टुवर्ड्स मैग्निफिकेशन। तो इसका क्या अल्टरनेटिव है? अल्टरनेटिव है मिल्क छोड़िए, वीगन बनिए। वीगन आजकल कॉन्सेप्ट आया है, सच में ये वीगन वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए तो आया है। हाँ, वीगन का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है क्योंकि आपके पास जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भी खेती करते हैं तो आपके घरों पे भी ये सब चीजें डाली जाती है, अदरवाइज आपकी प्रोडक्शन ही नहीं होगी। हम डिपेंडेंट हो चुके हैं इसके ऊपर, और हमारी सॉइल भी इसके बिना डेफिशिएंट है, काम ही नहीं करेगी। उतनी आपको उपज नहीं मिलेगी, उतना आपको मुनाफा नहीं होगा, तो खेती बाड़ी फिर बर्बाद हो जाएगी। सो वी आर बाउंड टू यूज दिस, बट वी आर हैविंग वन ओपिनियन। हम चाहें तो हम वीगन भी हो सकते हैं। आप उगाइए, बेचिए, पर पिए मत, है ना। तो इसलिए यूज ग्रीन टी विद वाटर। अब मैं पानी की बात करूंगा तो पानी भी पीने लायक नहीं है। ग्रीन टी, ब्लू टी, ये सब आप पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली अगर हम देखें तो वाटर इज ऑल्सो कंटेमिनेटेड। आर्सेनिक पोल्यूशन इन पंजाब, आर्सेनिक पोल्यूशन बहुत बड़ा एक पोल्यूशन है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, बोरवेल को और ज्यादा डीप जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि 250 फुट नहीं, हम 300 फीट पे जाए और ज्यादा पानी मिले। बट 250-300 फीट या 400 फीट के बाद जो है कुछ एक पॉलीमेटेलिक जो मिनरल्स है वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, है ना। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी इसके साथ मिक्स हो जाते हैं। और आर्सेनिक के साथ साथ में एक यूरेनियम पोल्यूशन की भी बात की जाती है पंजाब में। कई बार ये करंट अफेयर में रहता है कि यूरेनियम का भी पोल्यूशन अवेलेबल है। सो वी आर लेफ्ट विद नथिंग, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है इस चीज के लिए, बट मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। फ्रूट्स भी प्रोड्यूस करे जाते हैं सर, वीट खाने वो फेंकता फेंक करो, आप कुछ भी खाइए, सब में स्प्रे है। आप सोचते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना। एप्पल में भी स्प्रे होती है, राइट। एप्पल को भी बचाने के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए एप्पल पे भी स्प्रे होती है। एक और भी है आपका, मतलब जितने भी आपके फ्रूट्स हैं कोल्ड स्टोरेज में इनके ऊपर स्प्रे की जाती है। हमें एक्चुअल में नहीं पता, कुछ भी खाने लायक नहीं है। अगर ये सब अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो फिर आपको यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी छोड़ के खुद खेती बाड़ी करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक, तभी आप बच सकते हैं। बाकी चांसेस ये है कि लेस यूज किया जाए, है ना, ट्राई करें कि कम यूज किया जाए। नेक्स्ट, अब आप चाहे दालें ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, मिलावट सब में है। एवरीथिंग इज अडल्टरेटेड, एवरीथिंग। 80% चीजें आपको अडल्टरेटेड मिलेंगी। आप अगर कुछ भी ले रहे हैं, चीनी लेने जा रहे हैं, प्लास्टिक में लेके आ रहे हैं। अब प्लास्टिक के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इवन आपकी जो गवर्नमेंट है, आपके जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये क्लेम किया है कि प्लास्टिक के अलावा अल्टरनेटिव नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीप है। प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक के अलावा अगर आप चीजें यूज करते हो महंगी है।
प्लास्टिक को बार बार रिसाइकिल भी किया जा सकता है, बट फिर भी खराब तो है ही है। सो आगे हम देखेंगे, इसके लिए बहुत सारी आपकी कन्वेंशंस हैं। सो आप लिखिए कमर्शियल एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर विच फोकसेस ऑन, commercial agriculture which focuses on heavy machinery, which focuses on heavy machinery, commercial agriculture which focuses on heavy machinery and deep tillage, and deep tillage. Deep tillage destroys the soil structure as well as destroy the soil structure, soil structure destroys the soil structure as well as it destroys the microorganisms present in the soil. It destroys the microorganisms. अब माइक्रोऑर्गेनिजम्स लिखना बंद करिए, अब आपको लिखना है माइक्रोब्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म एक बार लिख लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट में लिखो माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ज्यादा यूज किया जाता है आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी में। सो माइक्रोब्स destroys the microorganisms present in the soil, full stop. Hence soil requires more applications of insecticides. Hence soil requires more application of more applications of insecticides. सिंपल हम इसमें यही देख रहे हैं कि जब से हमने कमर्शियल एग्रीकल्चर, मतलब हमने इसको एक टाइप से बिजनेस की फॉर्म में यूज करना शुरू कर दिया है। पहले हम कहते थे मेरे देश की भूमि सोना उगले हीरे मोती। अब हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि पहले क्या होता था, फैमिली बहुत बड़ी होती थी, जितने खेत हैं वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही इनफ होते थे, है ना, क्योंकि उसमें 7 भाई 6 बहनें ऐसा करके कॉन्सेप्ट चलता था। धीरे धीरे फैमिली न्यूक्लियर होती गई, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली के बाद फिर आपको क्या चाहिए, हर कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहा है। सो कमर्शियल करना पड़ेगा एग्रीकल्चर को। कमर्शियल एग्रीकल्चर करने का मतलब क्या है कि यू हैव लेस लैंड एरिया बट आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। प्रोडक्टिविटी ऐसे नहीं बढ़ सकती, जितना लैंड एरिया उतनी प्रोडक्टिविटी होगी, बट आप क्या करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत तारीफें करते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आती है तो उसमें हाइब्रिड बीज आ जाते हैं। अब हाइब्रिड जो बीज हैं, मैंने आपको बताया था कि दीज आर एक टाइप से इन्वेजिव, ये है ही नहीं यहाँ के, हमारी सॉइल को ध्यान में रखते हुए नहीं इनको बनाया गया है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है। अभी आपकी सॉइल का पीएच देखा जाता है, सॉइल की प्रोफाइलिंग की जाती है ना। पहले ये सब नहीं हुआ, तो उन्होंने एकदम से हाइब्रिड बीजों को यूज करना शुरू कर दिया। साथ साथ में अभी हाइब्रिड बीज आ गए तो साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे हर्बिसाइड्स भी उगना शुरू हो गए। हर्बिसाइड्स मतलब हैं तो ये हर्ब्स ही हैं या वीड्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारे आपके इनवेसिव प्लांट्स आ गए, सिंपल। अब इनको खत्म करना है क्योंकि ये आपकी जो क्रॉप है उससे ज्यादा ये उगते जा रहे हैं। अब इसको खत्म करने का एक ही ऑप्शन है। पहले ऑप्शन था कि आप इसको मैनुअली निकाल दें, है ना, खुरपी लेके लगे हुए हैं सवेरे सवेरे कि चलो उखाड़ के फेंक देते हैं। अब आपके पास लैंड एरिया इतना ज्यादा है, आपके पास काम इतना ज्यादा है कि आप ये मैनुअल वर्क नहीं कर सकते, है ना। पहले मिल जाते थे, मैनुअल भी मिल जाते थे। आप इसके ऊपर भी देखो, मैनुअल वर्कर्स भी मिल जाते थे फ्रॉम यूपी एंड बिहार, स्पेशली पंजाब के केस में। फिर क्या हुआ,
एकदम से सरकार को सपना आया, सरकार ने 2005 के बीच में एमजी नरेगा ले आई, है ना। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा, इसको लेके आई। अब गवर्नमेंट ने कहा कि 100 दिन का काम हम दे देंगे। तो जो ये सीजनल वर्कर्स आते थे फ्रॉम अदर एरियाज, इन्होंने कहा कि अब तो काम मिलना है की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने इनकी यहाँ पे जो इनको मैनुअल दिहाड़ी मिलती थी या डेली वेज मिलती थी वो बहुत कम थी, पर सरकार ने ये थोड़ी सी बढ़ा दी, 250 रुपया। यहाँ पे 100 रुपये में काम करवाया जा रहा था। अब लेबर होगी महंगी, है ना। अब आपके पास लैंड एरिया बहुत ज्यादा, तो ये कहते बाबूजी अगर सरकार इतना दिहाड़ी दे रही तो आपको नहीं दे रहे, तो धीरे धीरे लेबर महंगी होती गई। अब लेबर महंगी हो गई तो आपके पास ऑप्शन एक ही है, ऑटोमेटिक काम, है ना। ट्रैक्टर में डालो पूरा का पूरा पीछे कैनिस्टर, उसमें डालो आप पूरा का पूरा स्प्रे और स्प्रे मार दो एक बारी। वो एक इंसान भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे 100 लोग चाहिए क्योंकि आपकी एकड़ में जमीन है, बट यहाँ पे अगर आप 5 लोगों को भी लगाएंगे तो इजीली स्प्रे करके आ जाएंगे, सुबह जाएंगे शाम को फ्री, नहीं तो इसमें महीनों लग जाते थे। सो उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया स्प्रे करना, और वो स्प्रे के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। एंडोसल्फान पहले वो खेतों में डाला गया, फिर जब खेती ठीक नहीं हुई तो उस किसानों ने खुद पी लिया एंडोसल्फान, है ना। उनके पास ऑप्शन नहीं था, सल्फान बोलते हैं पंजाब में बहुत, राइट। सो ये कारण है। तो पूरा का पूरा कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो आपकी सॉइल को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि आपने एक तो पहले मिट्टी की जितनी आपको खुदाई करनी चाहिए उससे ज्यादा की जा रही है, क्योंकि डीप टिलेज हो रही है, जिसे हम मोनोकल्चर भी कहते हैं। मोनोकल्चर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो इस कारण जो है अब सॉइल की जो आपकी नमी थी वो भी बर्बाद हो रही है, क्योंकि पूरे के पूरी सॉइल का मॉइस्चर खराब हो रहा है। और अब ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर या नाइट्रोजन की फॉर्म में आपको देने के लिए एनपीके यूज करना पड़ा, पोटाश यूज करना पड़ा, यूरिया यूज करना पड़ रहा है। अब यही अल्टीमेटली आपकी फूड चेन में एंटर कर रहे हैं। आगे इसमें लिखिए इंसेक्टिसाइड, सॉइल रिक्वायर्स मोर एप्लीकेशंस ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, insecticides and then pesticides. Insecticides, pesticides, फर्टिलाइजर नहीं लिखेंगे। फर्टिलाइजर इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि फर्टिलाइजर जो है वो आपकी सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। सो फर्टिलाइजर नहीं आएगा, फर्टिलाइजर अलग चीज है, फर्टिलाइजर मत लिखिएगा। तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फुल स्टॉप। दिस प्रॉब्लम इज aggravated due to this problem is aggravated this problem is aggravated due to increasing monoculture increasing monoculture ब्रैकेट में लिखिए growing only one or specific /specific or particular type of crop, growing only /specific or any particular type of crop। तो जब आप एक ही फसल को बार बार उगाते हैं या किसी स्पेसिफिक फसल को, जैसे यहां पे एग्रीकल्चर क्या बन रखा है कि जब रबी सीजन है तब क्या बीजना है, राबी कनक वीट, और जब आपके पास खरीफ है तब क्या है, राइस। तो हमने ये फिक्स कर रखा है जो शुरुआत से चलता आ रहा है, मोनोकल्चर। अब ये क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बेस्ट क्यों होता है, शिफ्टिंग इन द सेंस वो नहीं, स्लैश एंड बर्न नहीं कह रहा मैं, झूम खेती नहीं, झूम खराब है, झूम से हाँ क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक साल वीट उगा लिया रबी क्रॉप के टाइम पे, तो अगले साल उसको मत उगाइए, उसकी जगह आप दूसरी सब्जियां उगा सकते हैं, है ना।
सबसे बेस्ट होते हैं आपके लेगुमिनस जो आपके प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपकी फलीदार, है ना, जैसे कि आपने बीच में मटर उगा लिया या बीन्स उगा लिए, ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप रोटेट करें फसलों को। हमने एक ही टाइप की फसल को उगाते रहते हैं, मोनोकल्चर करते रहते हैं। अब ये पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप है तो उसकी पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट चाहिए इसको, तो अगर आप बार बार उगाते रहेंगे तो सॉइल से न्यूट्रिएंट खत्म कर देगा ये। कमर्शियल हो गया उधर रख के नहीं हुआ। हाँ, इसलिए ज्यादातर इसमें ये कहते हैं कि मोनोकल्चर इज हार्मफुल आपकी सॉइल के लिए, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि चेंज किया जाए। जैसे एक्सोटिक प्लांट उगा लिए, है ना, अब फूलों की खेती कर रहे हैं लोग, कोई अर्जेंटीना से फूल आते हैं और वो बिकते हैं। हमें हमारे जो ओल्ड जनरेशन हम कह सकते हैं, न्यू तो अभी चलो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, रैबिट फार्मिंग, गोड फार्मिंग, है ना, एक्वाकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं। जो न्यू स्टूडेंट है या नए जो आपके पास एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स है, वो उन सभी टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं। बट जो एक पुराना ठेठ सिस्टम चल रहा है कि बस सर्दी का मतलब होता है कि गेहूं उगानी है, गर्मी का मतलब होता है कि राइस उगाना है, उस करके मोनोकल्चर के कर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। सो अगर इसको रोटेट किया जाता है, क्रॉप रोटेशन की जाती है हर साल, और इसको कई बार तो ऐसा भी करना चाहिए कि एक साल फसल को अकेला छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक सीजन मिस कर दिया, फिर नेक्स्ट सीजन में जब आप उगाएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का यही मेथड है। दूसरा, अब कमर्शियल सिस्टम है तो यहाँ पे आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, है ना। दूसरे जो है ऑडी लेके आ रहे हैं और आपके पास अभी ऑल्टो के पैसे नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि कंपैरिजन चलता है ये। तो इसीलिए ज्यादातर इसमें ये कंट्रोवर्सी चलती है। अब आगे लिखिए आप, विद द ग्रोइंग यूज ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, with the growing use of industrial chemicals, with the growing use of industrial chemicals in the consumer goods industry, with the growing use of industrial chemicals, चैट बॉक्स पे कम बातें करिए। चैट बॉक्स है सिर्फ डाउट पूछने के लिए, कोई टेक्निकल इशू के लिए प्लीज अभी नहीं। आर्टिफिशियल एथिलाइन गैस सर, न्यू टेक्निक ज्यादा कॉस्टली है जी, बिल्कुल है। ये आपको कंक्लूजन में लिखना है एग्जाम में। नाउडेज यंग फार्मर्स आर डूइंग मैनी न्यू टेक्निक्स फॉर न्यू क्रॉप्स, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी दे रही है उसनों ऑफिसर सिखा जान देना, नहीं ऐसे नहीं कहना है। एग्जाम में ऐसा मत लिख के आ रहना। एग्जाम में आपने लिखना है कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है ना, देयर आर लूप होल्स इन द सिस्टम एंड दैट नीड्स टू बी करेक्टेड, ऐसा लिखना है। डायरेक्ट ऑफिसर का नाम मत लिख देना, है ना। सो तारीफ करनी है, तारीफ, क्योंकि आप गवर्नमेंट का पार्ट बनने जा रहे हैं। आप गवर्नमेंट को ही गाली देंगे तो उनको पता लग जाएगा कि ये तो किंतु परंतु होने वाला है। आपको पता है आर्मी में किसको सिलेक्ट किया जाता है? बहुत सारे लोग सीडीएस क्लियर करते हैं, बहुत सारे लोग एनडीए क्लियर करते हैं, है ना। मैंने बहुत सारे कम से कम 6-7 इंटरव्यू दिए, तो उसके बाद मैंने बहुत निराश हो गया मैं। अब मेरे अंकल हैं, कर्नल हैं, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि यार ऐसी क्या कमी हो गई मेरे में कि मैंने इतने एग्जाम दिए और हर बार कभी कॉन्फ्रेंस आउट, कभी स्क्रीन आउट, क्या दिक्कत है? तो उन्होंने मुझे बताया कि वहां पे यही एटीट्यूड नहीं चलता है, ये जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड है ना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, आर्मी में चाहिए यस एंड नो, समझ गए। बोला फायर मारना है तो मारना है, फिर ये नहीं पूछ रहा क्यों कहाँ कैसे, नहीं। जो ज्यादा किंतु परंतु करता है, हाई इंटेलेक्ट नहीं चाहिए वहां पे, चाहिए एट अ टाइम डिसीजन लेने वाला, है ना। सो उन्होंने मेरी बात में मेरे को ही जवाब दे दिया, कहते यही कंप्लेनिंग नेचर, इस करके आप सिलेक्ट नहीं हो रहे। नहीं हुए, बात खत्म। ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला कि फायर करना है और आगे आप इसे बोल रहे अच्छा कहाँ कैसे क्यों किसको, है ना, किसको मारना है किसको छोड़ना है, ये सब पूछेंगे तो वो बात नहीं हो पाएगी। कई बार तो ऐसा होता है कि पीछे से ऑर्डर आता है कि नहीं मार रहा था, पर वो उसके बाद वो सुनते नहीं है वापस, वो चले गए हैं, आप वो वापस नहीं आएंगे, वो फिर लेके आएंगे किसी न किसी को। सो ये प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट, with the growing use of industrial chemicals in consumer goods, और आपका माइंड वॉश भी ऐसा कर रखा होता है उन्होंने कि यस नो की ही भाषा बोलनी है। फिर जब वो रिटायर भी आ जाते हैं, जैसे मेरे पिताजी, उनको यस नो में जवाब चाहिए, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते। हाँ तो हाँ, ना तो ना। फिर आप पूछेंगे ना कि ना क्यों, बस ना, बोल दिया तो बोल दिया बस।
ऐसे लिखिए, विद द ग्रोइंग यूज ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स इन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, ग्रोइंग यूज ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स इन द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री क्या है? जो आपके फूड आर्टिकल्स हैं, फिर अब आपके जैसे चाय है, मिल्क है, एवरीथिंग। सो ये कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, कॉमा बायो एक्यूमुलेंट सच एज फॉर्मेल्डिहाइड, इसका आता है, साइंस से पढ़ा कोई फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला? बहुत इंपॉर्टेंट था ये किसी टाइम पे 10th क्लास में, रट्टा मार मार के जाते थे। फॉर्मेल्डिहाइड याद है फॉर्मूला? छोड़ो। बायो एक्यूमुलेंट सच एज फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हैवी मेटल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड heavy metals such as CH2OOH, ठीक है। heavy metals such as lead, arsenic is found in the lead and arsenic is found in the water as well as air pollution, ये तो हमने खेती बाड़ी की बात कर दी है ना। अब इसके बाद आता है आपके पास एनिमल हस्बेंड्री। हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीटोसिन को यूज करते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है एक टाइप से मेडिसिन भी है, ये हार्मोनल मेडिसिन है। ऑक्सीटोसिन दे देते हैं, अब हार्मोनल जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण कैटल जो है वो जितनी इसकी लिमिट है उससे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगा। सो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, मतलब जबरदस्ती। एंड आफ्टर दैट ऑक्सीटोसिन दिया गया है कैटल को, मतलब गाय को। अब आप लिमिट से ज्यादा प्रकृति के साथ खेल करेंगे तो ये खेला थोड़े दिन ही चलेगा, फिर ये कैटल को आप क्या कर देते हैं? अबंडन कर देते हैं। अबंडन बाय द पीपल। क्यों? क्योंकि इसने दूध देना बंद कर दिया। काम तो तब तक, जब तक काम था तब तक कैटल आपका, उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे। फिर ये कहाँ जाएगा? आप ही के स्ट्रीट्स के ऊपर, आपके रोड के ऊपर। फिर कभी किसी रात कहीं ना कहीं से कैटल बीच में आएगा और एक्सीडेंट होगा और ह्यूमंस का ही लॉस होगा, है ना। सो दिस इज द प्रॉब्लम। एक तो ऑक्सीटोसिन है। दूसरा आपके पास क्या है? फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन जो है एक टाइप से फॉर्मेल्डिहाइड का ही सब्स्टिट्यूट है। फॉर्मेलिन इसे यूज किया जाता है फिशिंग के लिए, है ना। फिश क्या है? फिशेस को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेटिव है एक टाइप से ये, ताकि फिशेस खराब ना हो, शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। सो प्रिजर्वेटिव्स। अब अगेन इसी फिश को खाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि वो केमिकल से ही पूरा का पूरा भरा हुआ है, इससे फिश की स्मेल नहीं आती है, फिश की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और ज्यादातर इसको यूज किया जाता है जो बड़े बड़े शिप जाते हैं, मरीन शिप जाते हैं, उसमें इसको यूज किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। एक और है आपके पास, नाम नहीं याद आ रहा, बहुत सारे हैं प्रोडक्ट्स, सब में ही डाला जाता है। अचार है आपका, अचार सोडियम बेंजोएट डाला जाता है उसमें। सवेरे परांठे के साथ क्या मजा आता है। अचार दे दो। दिस इज सोडियम बेंजोएट। इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन द पिकल्स। ये भी प्रिजर्वेटिव है जिसे पिकल्स में डाला जाता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि एम मैकेन करके है, उसमें समोसा, पराठा, एवरीथिंग इज फ्रीज। उसे आप फ्रीजर में रख सकते हैं, एकदम से खा सकते हैं, बट क्या इसमें भी प्रिजर्वेटिव डाल रखा है, क्योंकि विदाउट प्रिजर्वेटिव जो है ये खराब हो जाएगा, फंगस लग जाएगा, बैक्टीरिया लग जाएगा। और ऊपर से प्लास्टिक में डाल रखा तो वैसे ही ज्यादा चांसेस है कि उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स भी हैं। अब बीपीए नहीं होगा, बीपीए फ्री होगा तो ठीक है, अगर बीपीए हुआ तो वो ज्यादातर खतरनाक ही होता है। सो ये कुछ एक एग्जांपल है बायो एक्यूमुलेंट्स के। आगे लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ
प्रॉपर्टीज ऑफ वन फॉर ऑल और फॉर वन, ये होता है आर्मी में, मैं वहीं से आया हूँ। ओके सर, गवर्नमेंट नीड्स टू मेक अ पॉलिसी रिगार्डिंग अबंडेंट कैटल, नॉट ओनली दस टैगिंग देम एज वेल एज सेटल्ड। कुछ नहीं है, गौशाला बनाई जाती हैं, गौशाला में कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ बायो एक्यूमुलेंट्स एंड बायो मैग्निफिकेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ बायो accumulants and bio magnificants। सो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में लिखना है। विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ बायो एक्यूमुलेंट्स एंड बायो मैग्निफिकेंट्स। फर्स्ट पॉइंट, इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना है। नंबर वन, पॉइंट नंबर वन में लिखिए, बायो एक्यूमुलेंट्स हैव द टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड इन द फूड चेन। बायो एक्यूमुलेंट्स हैव टेंडेंसी टू मूव, अपवर्ड लिख रहे थे आप या फॉरवर्ड? अपवर्ड इन दी फूड चेन। सो ये फूड चेन में आगे से आगे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, लोअर से हायर लेवल तक। सर कैन आई गेट पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर? पीडीएफ आपको पीपीटी मिल जाएगी अभी बाद में। इकोलॉजी जब पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसका प्रॉपर नोट्स जो है आपके। सेकंड, they are non-biodegradable, and hence they have longer life. So biodegradable मतलब बायोलॉजिकली ये खुद डिग्रेड नहीं होंगे, बायोलॉजिकली खुद जो है ये डीकंपोज नहीं होंगे और इनकी इसलिए लाइफ लॉन्ग होती है। सो ये लंबे समय तक जो है एनवायरनमेंट में अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, दे आर नॉन सोल्यूबल इन वाटर। नॉन सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील नहीं होते, मतलब पानी के साथ घुलते नहीं। दे आर नॉन सोल्यूबल इन वाटर एंड देयरफॉर they cannot be thrown away, from the body through urine and excreta. Thrown away from the body through urine and excreta. तो ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, राइट? कि आप इसे यूरिन से ही बाहर निकाल दे या एक्सक्रीटा से बाहर निकाल दे, ये बॉडी के अंदर ही सेटल डाउन होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, इसलिए बायो एक्यूमुलेंट्स हैं। अगर ये एक्सक्रीटा के साथ बाहर निकल जाएंगे या यूरिन के साथ, सो अल्टीमेटली ये आपकी बॉडी से एक टाइप से एग्जिट कर जाएंगे, बट ये एग्जिट नहीं करते, बॉडी के अंदर ही इकट्ठा होता रहता है। इसी पॉइंट में लिखेंगे आप, इसी पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में लिखिएगा। थर्ड कोई कंटिन्यू करिए। यूरिन एंड एक्सक्रीटा ह्यूमन वेस्ट, एक टाइप से ह्यूमन वेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंटिन्यू करते जाइए। आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। पीडीएफ में लिमिटेड रिसोर्स होगा, लिमिटेड, उसमें मेन चीजें होंगी, ये सब कुछ चीजें मेंशन नहीं होंगी। मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि
ऐसे नोट्स आपके पास बने रहेंगे तो ज्यादा आपको फायदा रहेगा, क्योंकि आप खुद की लैंग्वेज में खुद ही पढ़ रहे हैं और इजीली समझते जाएंगे इसे। इसमें लिखिए, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बायो एक्यूमुलेंट्स आर fat soluble, that is they are lipogenic, lipogenic, lipogenic. Sir, kidney stones are made by such chemicals. कौन से? नहीं, किडनी स्टोन जो है वो आपके उसको क्या कहते हैं यार, आपके फिजिकल केमिस्ट्री में ये आता है ऑक्जेलिक एसिड, उससे बनता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है, या फिर इसको स्टोन को कहते हैं ऑक्जेलेट, उससे बनता है किडनी स्टोन। कोई भी टाइप का स्टोन है, चाहे वो किडनी का है, एवरीथिंग जो भी स्टोन होता है वो ऑक्जेलेट से बनता है। ऑक्जेलिक एसिड जब आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं, टमाटर बोलते हैं ना ज्यादा नहीं खाने चाहिए, उससे बनता है ये। सो दिस इज ऑक्जेलेट से बनने वाला है स्टोन आपका किडनी स्टोन। नेक्स्ट, मोस्ट बायोएक्यूमुलेंट्स आर फैट सोल्यूबल, दैट इज दे आर लिपोजेनिक, मींस it converts into fats, means converts into fat, full stop. Hence they are easily transferred from mother's milk to infants, तो ये मदर्स के मिल्क से इन्फेंट तक ट्रांसफर हो जाते हैं इजिली। और ट्रांसफर्ड इन मीट और फिश ईटिंग पॉपुलेशन, सात्विक भोजन खाइए। ये तो आपको पता ही है, मुर्गे वाली बात तो हर कोई करता है कि जी इसको टीका लगाया जाता है, 2 हफ्ते में मुर्गा किलो ताजा हो जाता है ना, हैवी, उसके बाद उसको खा लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि दिल्ली में 6 to 7 लाख चिकन आते हैं पर डे। एक डॉक्यूमेंट्री है बीबीसी की, वहां पे देखा मैंने कि एक दिन में वहां पे 6 से 7 लाख मुर्गा आता है, दिल्ली की जो मीट मार्केट है वहां पे, और एवरीडे कंज्यूम किया जाता है। अब इतना ज्यादा कहां से लाओगे, नेचुरली नहीं ग्रो हो रहा है ये, उनको फीड भी वैसी दी जा रही है, उनको इंजेक्शंस भी लगाए जा रहे हैं। चूजा होता है, इंजेक्शन लगाते परे फेंकते हैं, मैंने वीडियो देखी है बहुत सारी, तो उसको कंज्यूम किया जा रहा है। फिश ईटिंग पॉपुलेशन, फिशेस में ऐसा कुछ नहीं है, बट फिशिंग में मैंने आपको बताया कि फॉर्मेलिन डाल दिया उसको लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए, या फिर ये फिशेस जो है वही जो हम पानी में डाल रहे हैं, बाकी बायोएक्यूमुलेंट्स उनको ही खा रही है, उन्हीं से सांस ले रही है, तो फिश भी एक टाइप से जहरीली फिश बन रही है, और इसी को कंज्यूम करेंगे तो इट विल बायोएक्यूमुलेट या फिर बायोमैग्नीफाई। अब लिखिए एग्जांपल्स, पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपने लिखने एग्जांपल्स। हेल्दी रहने का एक ही मंत्र है, जिसे कहते हैं वीगन, है ना, बट हम इंडियंस हैं, चाय नहीं छोड़ी जाती है। पर्सनली मेरा भी यही है
चाय नहीं छोड़ी जाती है, कभी ना कभी तो मन में आ जाता है चाय पीनी है। सो अल्टीमेटली हम मिल्क जो है उसको कंज्यूम कर जाते हैं। चीज या पनीर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि बीइंग वेजिटेरियन वी आर बाउंड टू ईट इट, बट जरूरी भी नहीं है ना, दाल चावल इज ओके। ऑल्सो इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स में ज्यादातर हम मिल्क ज्यादा कंज्यूम करते हैं, या दही का मन कर जाता है कभी, और वो भी वैसा ही है। सो मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, दीज आर द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बैठो जी। सो पहला एग्जांपल लिखिए आप इसमें, फर्स्ट एग्जांपल, मीना-माटा डिजीज। मीना-माटा डिजीज, मीना-माता नहीं, मीना-माटा डिजीज, मीना-माटा डिजीज। ब्रैकेट में लिखिए ड्यू टू, कॉज ड्यू टू मर्करी, कॉज्ड ड्यू टू मर्क्यूरी पॉल्यूशन, कॉज्ड ड्यू टू मर्क्यूरी पॉल्यूशन। तो मर्करी या पारा जिसे आप कहते हैं, पारे के कारण ही होता है मर्करी पॉल्यूशन। मीना-माटा के नीचे एरो लगा के लिखिए एक और पॉइंट, मतलब इकट्ठा इसी के साथ, इट डिस्ट्रॉयज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ये डिस्ट्रॉय करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉजिंग ब्लाइंडनेस, causing blindness, blindness, comma, damage to hearing and speech, damage to hearing and speech, hearing and speech, and also general muscle weakness, and also general muscle weakness, जनरल मसल वीकनेस। तो ये आपको बहुत सारे इसमें आप देखेंगे तो इफेक्ट है मीना-माटा में। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तो कॉज कर ही रहा है, इसके साथ साथ में ब्लाइंडनेस हो जाएगी, इट विल डैमेज द हियरिंग एंड स्पीच, ऑल्सो ये मसल वीकनेस का भी कारण बनता है। सो मीना-माटा जो है बहुत ही ज्यादा हार्मफुल एक डिजीज है। सेकंड लिखिए, सेकंड पॉइंट, मतलब सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड बायोअक्यूमुलेंट्स, हाँ जी बायोअक्यूमुलेंट्स ही है ये। नेक्स्ट लिखिए, प्लास्टिक्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू, प्लास्टिक्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू 20% increase in the 20% increase in the cancer cases, so plastics is directly proportional to 20% increase in the rate of cancer या cancer cases, rate of cancer cases, especially polyethylene and polyvinyl chloride, especially polyethylene and polyvinyl क्लोराइड। पीवीसी पढ़ा होगा आपने, पॉलीमर्स पढ़ते हैं ना एग्जाम के लिए, वहां पे पॉलीमर्स में पढ़ा होगा, इसको पीवीसी भी कहते हैं, पीवीसी पाइप, पीवीसी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सो स्पेशली पॉलीथाइलिन एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, सो ये दोनों जो हैं 20% केसेस बढ़ाते हैं कैंसर के एवरीडे, तो ये रेट ऑफ कैंसर केसेस बढ़ाता है। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, देयरफॉर
polyethylene can be replaced by इसको रिप्लेस किया जा सकता है, इसको तब्दील किया जा सकता है, रिप्लेस बाय हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसको लिखेंगे HDPE। सो आप पॉलीइथाइलिन को हाई डेंसिटी पॉलीथीन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और PET, दैट इज पॉलीइथाइलिन टेराफ्लेट, पॉलीइथाइलिन टेराफ्लेट PET। पॉलीइथाइलिन टेराफ्लेट, इसके साथ इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसमें भी दिक्कत है, हाई टेम्परेचर पे ये भी कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल आप इसको यूज कर रहे हैं और आप इसमें गर्म पानी पी रहे हैं बॉटल में डाल के, या फिर इसी पीईटी को यूज करके आप उसमें गर्म कोई दाल स्टोर कर रहे हैं या फूड स्टोर कर रहे हैं, तो उसमें भी ये रेजिस्टेंट नहीं कॉज करता, मतलब ये अगेन वही बायो एक्यूमुलेट का काम करना शुरू कर देता है। तो हाई टेम्परेचर पे आप इसे यूज नहीं कर सकते, ये भी बायो एक्यूमुलेट या बायो मैग्निफिकेशन का काम करता है। तो एक लाइन लिखी है इसके लिए, दिस पीईटी, अब आपके पास ऑप्शन है, आपने पीईटी लिखना है या पूरा लिखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर पीईटी का मतलब आपको पता है। दिस पीईटी is not resistant at higher temperature. This PET is not resistant at higher temperature. Not resistant at higher temperatures. Higher temperatures, and therefore nowadays there is a focus on bioplastics. There is a focus on bioplastics. तो अगेन आपके एग्जाम्पल में ही नेक्स्ट टॉपिक छिपा होता है हमेशा, और आगे से आगे कनेक्ट होता जाता है। सो अब बायोप्लास्टिक क्या होता है? ऐसा प्लास्टिक जिसे जैविक प्रक्रिया से बनाया जाए, है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस से। इट इज मेड बाय अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जैविक प्रक्रिया के कारण इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट, ये प्लास्टिक है और प्लास्टिक की तरह काम करेगा। इसमें पार्टिकल जो हैं दैट विल बिहेव कॉम्पैक्टली, जैसे आपका प्लास्टिक काम करता है। सो बायोप्लास्टिक्स अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रही है कि वी शुड यूज बायोप्लास्टिक या सिंगल यूज प्लास्टिक। सो क्या है बायोप्लास्टिक? बता दिया मैंने आपको, बायोलॉजिकल मटेरियल्स। लिखिए कौन कौन से मटेरियल्स हैं। बायोप्लास्टिक इज, ऊपर चलो, ऊपर बायोप्लास्टिक is a polymer which is based on, it is a polymer which is based on biological materials. Polymer which is based on biological materials such as starch, vegetable oils, vegetable oils, comma,
ये थोड़ा सा पेचीदा है। बर्ड्स फेदर्स इंक्लूडिंग चिकन फेदर्स, चिकन फेदर्स, तो जो पक्षियों के पंख हैं या फिर जो चिकन के पंख हैं उनको भी यूज किया जाएगा इसमें। मैंने आपको बताया 6-7 लाख ओनली इन दिल्ली, अदर सिटीज में कितने ज्यादा होंगे, तो बेटर है इनके फेदर्स को यूज किया जाए। अब देखिए वैसे तो उनका खत्म हो चुका है जो होना था, है ना, हार्ड लंग सब कुछ उसका खत्म हो चुका है, बट अभी उसके बाद सिर्फ फेदर्स पड़े हैं। इन फेदर्स को आप यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स। आगे, एंड अदर एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, एंड अदर agricultural residues, other agricultural residues such as other agricultural residues के वाले के such as wood chips, जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री से लकड़ियों के जो बुरादा निकलता है, दैट इज वुड चिप्स, फूड वेस्ट एक्सेट्रा, फूड वेस्ट एक्सेट्रा। तो फूड वेस्ट को भी यूज किया जा सकता है फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स। सो बायोप्लास्टिक क्या है? एक पॉलीमर जो कि बायोलॉजिकल मटेरियल से बनाया जाता है, जिसमें आपके पास एग्जाम्पल थे स्टार्च, वेजिटेबल ऑयल, बर्ड्स फेदर्स, चिकन फेदर्स और एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज जैसे कि वुड चिप्स एंड फूड वेस्ट। तो इन सभी चीजों को आप यूज कर सकते हैं बायोलॉजिकली तरीके से पॉलीमर बनाने के लिए या प्लास्टिक बनाने के लिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, बायोप्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल। सो सबसे बेस्ट बात क्या है? दीज आर बायोडिग्रेडेबल्स, बायोप्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल। तो ये जैविक प्रक्रिया के साथ ही खुद डीकंपोज हो जाते हैं। सो दीज आर बायोडिग्रेडेबल बिकॉज दे कैन बी synthesized, or broken down, they can be synthesized or broken down easily by the process of microorganisms, या फिर microbes। सो जो सूक्ष्म जीव हैं या माइक्रोब्स हैं वो इजीली इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस के थ्रू। तो ये जैविक प्रक्रिया के कारण साथ ही तोड़े जा सकते हैं, मतलब डिकम्पोज किया जा सकते हैं। फुल स्टॉप। देयरफॉर बायोप्लास्टिक्स हैव, पॉलीमर्स मींस पॉलीमराइज एक रिएक्शन होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है पॉलीमर के बारे में। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है एक, क्लास 10th की एनसीईआरटी खोलिए, उसमें आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको कहा था साइंस एंड टेक के टाइम पे भी 9th and 10th की एनसीईआरटी इज इनफ फॉर जनरल साइंस। इसका एक एक लाइन, एक एक शब्द, चाहे बॉक्स में लिख रखा है, डिड यू नो करके लिखा होता है आपके बॉक्स में से, डिड यू नो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखा होता है और उसके नीचे उसका एक्सप्लेन कर रखा होता है बहुत सारे केस स्टडीज, जैसे कि 1984 का आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके बारे में भी प्रॉपर दिख रखा है कि कौन सी गैस थी, कितने लोग मरे, सब कुछ इसमें दे रखा है। सो डिड यू नो तक भी आपने पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइंस पढ़ रहे हैं, है ना। जब चैप्टर खत्म हो रहा है, एनसीईआरटी इस तरह से बनाई गई है कि जो आपका 15-16 या ज्यादा 14-15 साल का बच्चा है वो इजीली पढ़ सके 10th क्लास का जो आपका सिलेबस है। तो अगर वो इतना पढ़ने लायक है, 11 मतलब सिंपल समझिए 14-15 ईयर्स का बच्चा अगर उस बुक को पढ़ के एग्जाम क्लियर कर रहा है, तो आप तो फिर कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी जॉब में लोग हैं वो एग्जाम दे रहे हैं। सो आपको
ये पूरी की पूरी किताब पढ़नी है। 100% गारंटी मेरी तरफ से कि अगर आपको ये पूरी किताब आती है विद फैक्ट, रट्टा नहीं मारना है एग्जाम में जाके भूल गए, हर एक चीज को पढ़ना है, प्रॉपर्ली समझना है। उसके समझने के बाद भी अगर आप जाते हैं एग्जाम में, आप सीडीएस का एग्जाम दीजिए, एनडीए का एग्जाम दीजिए, सीएपीएफ का एग्जाम दीजिए, 100% पास हो गए आएंगे, क्योंकि उसमें साइंस के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कल ही पासिंग आउट परेड हुई है सीएपीएफ की, असिस्टेंट कमांडेंट की, तो वैसे एग्जाम भी देने हैं बीच बीच में। तो 1984 ये सब कुछ इसमें दे रखा है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन प्लीज आप उसमें से पढ़िए। पॉलीमराइज का मतलब ये होता है कि मल्टीपल चेंज बनती जाती हैं रिएक्शंस में। ये रिएक्शन बहुत लॉन्ग चलता है ना। सो पॉली मीन्स मल्टीपल, और इसमें चेंज के साथ रिएक्शन चलते जाते हैं। सो बायोडिग्रेडेबल, सिंथेसाइज्ड और ब्रोकन डाउन इजिली बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। Therefore, bioplastics have smaller footprint. Smaller footprint. Footprint का मतलब क्या था कि ये अपनी कम छाप छोड़ के जा रहे हैं। कम छाप छोड़ने का मतलब क्या है कि डिग्रेड हो जाते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है, तो ये डिके हो जाते हैं, है ना। हाँ, इसका डिकम्पोजिशन ज्यादा हो जाता है। सो ये बाद में आपको वेस्ट मटेरियल के रूप में कम देखने को मिलेंगे एज कंपैरिजन टू पीवीसी। स्मॉलर फुटप्रिंट है इनका, कॉमा लेस पॉल्यूटिंग एंड हेंस लेस पॉल्यूटिंग एंड हेंस causes least or no bioaccumulation. Hence causes least or no bioaccumulation. ये तो बहुत ही कम बायोअक्यूमुलेशन करते हैं या करते ही नहीं है। सो इसलिए बायोप्लास्टिक्स गवर्नमेंट का फेवरेट पार्ट है, एग्जाम के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। अब है आपके पास टॉपिक सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बायो एक्यूमुलेंट्स। हेडिंग डालिए सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बायो एक्यूमुलेंट्स। कुछ एक एक्यूमुलेंट्स हैं, उनके बारे में लिखना है, ज्यादा न्यूज में रहते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ जी, नाइलॉन 66, सेल्यूलोज, बिल्कुल सही। सेल्यूलोज तो आपका फिर नेचुरल है ना, पॉलीमर। कन्वर्ट्स मोनोमर टू पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। हाँ जी, मतलब सिंगल चेन को मल्टीपल चेन में कन्वर्ट करना। नाइलॉन 66 जो है आपका आर्टिफिशियल है पॉलीमर, और सेल्यूलोज जो है वो आपका नेचुरल है, क्योंकि सेल्यूलोज कहाँ मिलता है, प्लांट्स में मिलता है। नेक्स्ट करेंगे सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बायो एक्यूमुलेंट्स। आज नहीं है टेस्ट, कल होगा टेस्ट। सम ऑफ द important bioaccumulants। कुछ एक महत्वपूर्ण बायोएक्यूमुलेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण इज DDT। हेडिंग डालिए DDT। वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे बीमारियां फैली, जिसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, मलेरिया, है ना। किसी टाइम पे चेचक भी बीमारी हुई थी, और ये सारे की सारी बीमारियां इसलिए हो रही थी क्योंकि बहुत सारे ट्रॉपिकल नेशंस में, बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पे हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी रहती है, वहां पे ये मच्छर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब फैलना बहुत ज्यादा शुरू हो गया। तो वर्ल्ड वॉर के बाद में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने DDT की खोज की। DDT की खोज करने के बाद उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। नोबेल प्राइज मिलने के 20 साल बाद उनको मतलब एक ऐसे धिक्कारा गया। नोबेल प्राइज देने वाली जो नोबेल लॉरेट्स करके आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कमेटी है, उन्होंने कहा कि हमसे गलती होगी। क्यों? क्योंकि DDT के जो साइड इफेक्ट्स थे या फिर जो इसके इम्पैक्ट्स थे हमें बाद में पता लग गए। जितने लोग जितने बीमारियां DDT से नहीं रोकी गई, उससे ज्यादा लोगों को DDT ने मार दिया। क्योंकि DDT को अगर आप कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सो ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों तक पहुंच जाता है।
सो DDT का फुल फॉर्म लिख लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो, एक मिनट थोड़ा सा और, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन। देखिए यूपीएससी में तो ऐसी फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती है फ्रैंकली, अगर मैं आपको बताऊं तो, बट आजकल दिन खराब चल रहे हैं है ना। एग्जाम में कुछ एक चीजें DDT, ठीक है, एग्जाम में कुछ एक सवाल ऐसे आ रहे हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल है। क्यों? क्योंकि आपके पास कंपटीशन ज्यादा नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड जिसको एक टाइप से सेपरेट करना है ना, और उसको स्क्रीन आउट करने के लिए यू शुड हैव सच क्वेश्चंस। ऐसे नहीं है कि सारे के सारे सिर्फ क्राउड ही है, उस क्राउड में कुछ एक पढ़ने वाले भी है, कंपटीशन भी राइज हुआ है और ज्यादा क्राउड राइज हुआ है। सो आजकल ये सब पूछा जा सकता है। सो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इट इज एन इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड, इट इज एन इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक, हिंदी में कीटनाशक, इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड होगा कीटनाशक, पता नहीं, अब हिंदी में देखना पड़ेगा। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मीनिंग इन हिंदी, इंसेक्टिसाइड मीनिंग इन हिंदी कीटनाशक, और पेस्टिसाइड का क्या है? कीटनाशक, दोनों में कीटनाशक दिखा रहा है। सो कीटनाशक, सो ये बहुत सारे कीट हैं, जैसे कि मस्कीटो, मेन तो मस्कीटो के लिए बनाया गया, मच्छरों के लिए। सो इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, इट इज जनरली यूज्ड टू कंट्रोल, जनरली यूज्ड टू कंट्रोल, यूज्ड टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल करना है? मलेरिया, डेंगू कॉजिंग, मलेरिया एंड डेंगू कॉजिंग, डेंगी भी कहते हैं ना, पर हमें आदत पड़ी डेंगू, डेंगू कॉजिंग, मस्कीटो कॉजिंग, मस्कीटो पॉपुलेशन। सो ऐसे मच्छर की जनसंख्या या आबादी जो कि मलेरिया या डेंगू फैलाता है उसको खत्म करना, सारे मच्छर नहीं, स्पेशली ये मच्छर। सो टू कंट्रोल मलेरिया एंड डेंगू कॉजिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन, full stop. But it is one of the major bioaccumulant, but it is one of the major bioaccumulant, पर ये सबसे बड़ा या मेजर प्रमुख एक बायोएक्यूमुलेंट है। इट इज वन ऑफ द मेजर बायोएक्यूमुलेंट and hence it is banned under, and hence it is banned under Stockholm Convention, banned under Stockholm Convention। तो स्टॉकहोम का आपकी जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से इसको बैन किया हुआ है। इट इज बैंड अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन। पढ़ेंगे आगे, ये आएगा कन्वेंशन, इसके बारे में लिखेंगे कि किस लिए ये बैंड अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन, बट स्टिल इट इज बीइंग यूज्ड, बट स्टिल इट इज बीइंग यूज्ड, इट इज बीइंग यूज्ड, इट इज बीइंग यूज्ड in the tropical countries like India, in the tropical countries like
इंडिया, tropical countries like India, to control the spread of 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 malaria and dengue causing to control the spread of malaria and dengue causing mosquito population. ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, डेट्स याद रखना चाहते हैं पीसीएस के लिए, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन को साइन किया गया था, इसका हस्ताक्षर किए गए थे 2001, और इसको इफेक्टिव मतलब काम करना कब से शुरू किया, है ना। सो पहला है हस्ताक्षर, मतलब इसके ऊपर पहले साइन कब किया गया इसको, और इसने कार्य करना कब से शुरू किया, तो ये साइन कब हुआ, इफेक्टिव कब हुआ, उसके बारे में डेट से 2001 एंड 2004। अब इसमें महीना और दिन नहीं याद करना है, ठीक है, ईयर याद रहना चाहिए, महीना दिन नहीं पूछेगा। हाँ, अगर दुश्मनी होगी एग्जामिनर को कि आज तो फेल करना ही है, तो फिर वो कुछ भी पूछ सकता है, बट ईयर यही पूछेंगे कि कब साइन हुआ था और कब इसको इफेक्टिवली ये काम करना शुरू किया। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के थ्रू हमने डीडीटी को ऐसे तो बैन कर रखा है, बट हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे बरसात के मौसम में यहाँ पे जब बहुत सारी मच्छर वगैरह हो जाते हैं, तो वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है, व्हाइट कलर का धुआं उड़ाते हुए जाती है ना। तो उसके नजदीक नहीं जाना है, तब खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेने हैं, क्योंकि वो कैंसर कॉजिंग है, राइट। गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसलिए कर रही है क्योंकि हमारे यहाँ पे मलेरिया के, चिकनगुनिया के और ये सब डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। सो इसीलिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है जन कल्याण करना, है ना, पक्का ही कल्याण कर देना है, दैट इज डीडीटी का छिड़काव। सो उससे बचे, डीडीटी अपनी तरफ से वो कर रहे हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे तो बहुत सारे मच्छर पैदा होंगे ही, सो इसलिए उसको छिड़का जाता है। बट उस समय पे आपको दूर रहना चाहिए, जब भी वो स्प्रिंकल कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं उस चीज को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। एक मेरा दोस्त है, उसको खुशबू बहुत अच्छी लगती है उसकी, और कहता जब उसके पीछे पीछे भाग जाओ, जो बैंड चलती है ना हॉर्न बजाते हुए, उसके पीछे पीछे भाग जाओ। सो कुछ लोगों को ऐसी ऐसी अजीबोगरीब चीजें भी अच्छी लगती है, जैसे कुछ लोग पेट्रोल की बहुत खुशबू अच्छी लगती है, उधर हाँ मजा आ गया। अरे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, ज्यादा सूंघोगे इंटरनली बहुत सारी चीजें खराब करेगा। नेक्स्ट, किसी को केरोसिन का बहुत अच्छा लगता है खुशबू, एक अजीबोगरीब जिसको एलपीजी बहुत अच्छा लगता है। किसमें? हाँ उसमें डाल सकते हैं केरोसिन, हाँ जी डाल सकते हैं, उसमें बैठता नहीं है ना। नेक्स्ट, वैसे तो पानी जमा ही नहीं होने दें। पहले बहुत सारी सरकारी एड्स आती थी डीडी नेशनल पे, अब तो सारे के सारे कमर्शियल ऐड हो गए। अब कोई नहीं बोलता कि ऐसा करे वैसा करे, उसमें प्रॉपर दिखाते थे कि कहीं पे पानी इकट्ठा है तो उसको फेंक दें, टायर में घुसा है तो टायर को थोड़ा दूर रख दें, है ना। आपका जो कूलर है उसका पानी बार बार चेंज करते रहें, ड्राई रखें उसको। कैसी सी एड्स आती थी पहले, अब नहीं आती। अब कहते हैं जो हो रहा है होने दो, काला हिट उसकी जरूर आती है ऐड, क्योंकि वो कमर्शियल ऐड है, उनको बेचना है। नेक्स्ट लिखिए इफेक्ट्स के लिखिए, इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये जो डीडीटी छिड़काव किया जाता है, इफेक्ट्स। तो अब आप जब भी इफेक्ट्स को पढ़ेंगे उसके बाद उस बैन को देखते ही अंदर भाग जाएंगे। बट पेस्ट ऑलवेज बी हार्मफुल इन नेचर, insects also found in soil, also pests are also found in the soil, insects are harmful as well as कुछ एक पेस्ट या इंसेक्ट हार्मफुल नहीं है, मैंने आपको बताया ये। फॉर एग्जांपल हमने जब पढ़ा था क्रॉस पॉलिनेशन वाला पार्ट, तो मैंने आपको बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन के टाइम पे सारे के सारे इंसेक्ट को भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हनी बीज के अलावा कुछ एक इंसेक्ट जो हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। जो सारे इंसेक्ट बर्बाद नहीं करते, खराब नहीं करते, कुछ एक इंसेक्ट ही हैं। जैसे कि मैंने आपको इसलिए स्पेसिफिकली लिखाया कि डेंगू या मलेरिया कॉजिंग मच्छर, नॉर्मल जिसको सिर्फ आपको तंग करना है वो मच्छर को नहीं मारना है, बट उसको भी मारा जाता है क्योंकि ये आगे से आगे बढ़ता जाता है। सो इफेक्ट लिखिए, पहला इफेक्ट है इसमें हेडेक, नोजिया, फटीग, इससे हेडेक हो सकती है।
nausea, सिर भारी होना, फटीग, थकावट हो जाना, हेडेक, नोजिया, फटीग, कंफ्यूजन, न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस, कंफ्यूजन, न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस, न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस। एक धुएं से ही सोचो, अभी और है, थिनिंग ऑफ एग सेल, थिनिंग ऑफ एग शेल, लीडिंग टू loss of fertility and hence loss of fertility, and hence birth defects, loss of fertility and birth defects. So इतने ज्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं इसके, which ultimately may lead to cancer, तो वो अल्टीमेटली वो कैंसर की तरफ ही लेके जाता है. सो दीज आर दी मेजर इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग DDT, इनहेलिंग DDT, कंज्यूमिंग DDT, है ना. चाहे उसको सांस में लीजिए, चाहे आप उसको कंज्यूम कर जाइए, जैसे जिसको स्वाद आ रहा है खुशबू में उसको ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका. हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा हेडेक हो, तेज नोजिया हो सकता है ना, हैवीनेस. दूसरा फटीग हो सकता है, कंफ्यूजन, समझ में नहीं आ रहा करना क्या, आप धुएं में खो गए है ना. उसके बाद फिर न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस, मतलब न्यूरोलॉजिकल जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है. एक्स शेल जो है फीमेल्स में वो थिन हो सकता है, फर्टिलिटी को लॉस कर सकता है. बर्थ डिफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि इम्पेयर्ड ग्रोथ होगी चाइल्ड की, इन्फेंट की. नेक्स्ट है जी एंडोसल्फान. ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है, कोई इशू है प्लीज मेंशन कर सकते हैं. सेकंड एग्जांपल इज एंडोसल्फान. एंडोसल्फान इसको भी बैन कर रखा है, फिर भी यूज करते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं इंडिया में. केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में. किसान कहते हैं इसके अलावा कैसे काम चलेगा, है ना. किसानों ने इसके ऊपर डिमांड की है कि एंडोसल्फान चाहिए हमें, तो सरकार ने कहा कि बाहर से लेके आना है, जो अवेलेबल है उसी को बेचना है. मैन्युफैक्चरिंग बैंड है. किसको क्या पता है मैन्युफैक्चरिंग बैंड है, वो बोले कि तो पुराना यूज हो रहा है, अभी तक स्टॉक हमारे पास बहुत पड़ा है. तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब कालाबाजारी चली रही है इसमें. तो लिखिए एंडोसल्फान, इट इज एन इंसेक्टिसाइड which is used on, it is an insecticide which is used on cashew. देखिए क्रॉप्स भी इंपॉर्टेंट है, महंगी क्रॉप्स हैं. कैश्यू, रबर, used on cashew, rubber, comma, coconut and tea plantation. Coconut and tea plantation. So ये एक टाइप से इंसेक्टिसाइड है जिसका यूज किया जाता है इन प्लांटेशंस के लिए. इसको कहते हैं रोपण खेती, प्लांटेशन एग्रीकल्चर. इसको रोपा जाता है, ना कि एग्रीकल्चर किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है. सो दीज आर कैश्यू, पता है आपको, काजू, रबड़, कोकोनट, नारियल और चाय पत्ती के बागान, उसमें इसको यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड को. फुल स्टॉप. इट इज चीप बट डेंजरस बायो एक्यूमुलेंट. इट इज चीप बट चीप है, सस्ता है, बट डेंजरस बायो एक्यूमुलेंट. बट ये खतरनाक आपका एक बायो एक्यूमुलेंट है.
सर नो इंटरनेट कनेक्टिविटी शो हो रहा है। किस पे? डिस्प्ले पर। आप प्लीज अपना इंटरनेट एक बार ऑन ऑफ करिए, रिफ्रेश करिए, फिर ओपन करिए। बाकी किसी स्टूडेंट को इशू आ रहा है? जतिंदर, शिव, किरणजीत, सिमरजीत, राशि, मनदीप, अगर कहीं पे इशू है तो आप बता सकते हैं। वैसे यहाँ पे कोई अपने एंड से कोई इशू नहीं है। नहीं है? ओके ओके। अर्शदीप को कोई इशू नहीं, तो आप एक बार ही जिनको इशू आ रहा है प्लीज एक बार आपको उसको लेटेंसी हो सकती है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, सो एंडोसल्फान चीप है, डेंजरस बायोएक्टिवेंट है, इन फसलों में इसको यूज किया जाता है, इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर में से यूज किया जाता है। बिकॉज dangerous bioaccumulate because it is associated with birth defect. It is associated with birth defects, comma, including cryptorchidism. Cryptorchidism. अब इसमें चलो पीछे नहीं, सो बर्थ ऑफ इन्फेंट विदाउट टेस्टिस या फिर मेल, यहां नहीं आएगा पूरा ये, रिप्रोडक्टिव, इसमें लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो ये बहुत बड़ा आजकल इशू है, फर्टिलिटी तो है ही है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू जो कि एंडोसल्फान के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इसमें लिखिए, क्रिप्टोरचाइडिज्म के बाद है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इंक्लूडिंग ऑटिज्म। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इंक्लूडिंग ऑटिज्म। ऑटिज्म बड़ा एक इशू है। दिस इज ऑटिज्म के आगे ब्रैकेट में लिखिए मेंटल रिटार्डनेस। फॉर एग्जांपल, चाइल्ड हैविंग एज ऑफ 15 years बट दिमाग इज 6 to 7 years, है ना, बच्चों जैसा दिमाग होता है। ऑटिज्म वर्ल्ड ऑटिज्म डे भी बनाया जाता है, उसको आप घर जाके देखिए। थीम क्या थी उसकी वो देखिए। वर्ल्ड ऑटिज्म डे थीम होती है इसकी जैसे कि एम्पैथाइज विद पीपल सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म, ऐसी चीज की थीम्स होती हैं। तो थीम डे कब मनाया जाता है याद रहना चाहिए आपको। सो ये ऑटिज्म की तरफ भी लेके जाता है एंडोसल्फान। बर्थ डिफेक्ट है, क्रिप्टोरचाइडिज्म है, ऑल्सो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इंक्लूडिंग ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डनेस, कॉमा, न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर। न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। क्या लिख रहे हैं?
ओहो, इतना बड़ा गुस्सा आ गया किसी को। जगजीत जी कह रहे हेलो सर, योर टीचिंग स्टाइल इज सो यूनिक एंड सोफिस्टिकेटेड। ओ भाई, थैंक यू सो मच। I'm getting each and everything so easily in an efficient manner that is being taught by you. The only thing that is bothering me is the timing of the classes. I'm kind of new here, not familiar with class schedules, so kindly let me know the schedule of the classes. Apart from this, I hail nearby Jalandhar, so can I come for the offline for the sake of? Please tell that exact location. I inquired from helpline but did not get any answer so far. 1 minute. जगजीत जी, मैं आपको इसी पे व्हाट्सएप तो क्या, इसी पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ एड्रेस। अगर आप जलंधर से हैं, बेस्ट बात है, आप यहाँ पे आके क्लासेस लगाइए। आप ग्रुप में ऐड होंगे, ग्रुप में आपको पूरे के पूरे शेड्यूल तो आपके ग्रुप में भी आता है, ऐप पे भी आता है, आप उस पर देख सकते हैं। तो मैं आपको एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। ज्यादा बेटर है अगर आप ऑफलाइन पे आएंगे। फाउंडेशन पंजाब टॉप फ्लोर अब कामल ज्वेलर्स, ऑपोजिट टू जलंधर जिमखाना। बाकी आप जब भी आए, आप एक बार कॉल कर सकते हैं, जो भी हेल्पलाइन नंबर है यहाँ का, आपको वो प्रॉपर गाइड कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच इतना प्रेज करने के लिए। ग्रुप में सर अभी तक ऐड नहीं किया गया है, कोई नहीं, आपको ऐड कर लेंगे क्योंकि मल्टीपल कॉल्स आ रही हैं जब से न्यू एडमिशंस आ रही हैं, सो स्टाफ बिजी है अभी, आपको कर लेंगे ऐड। तो क्लासेस कंटिन्यू रखो। क्लासेस आपकी मोस्ट प्रोबेबल मैं आपको बता देता हूँ, वेडनेसडे टू सैटरडे मेरी क्लास मॉर्निंग में होती है। सो ये 9:30 से 11:30 हो सकती है, बड़ा चेंज होगा तो 10 to 12 हो सकती है। तो 9:30 से क्लास स्टार्ट होती है या 10 बजे से, तो इस टाइम पे आप एक बार ऑनलाइन आके देख सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं, अगर आपको ग्रुप में ऐड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐप पे भी आपका शेड्यूल आता है। इफेक्ट आपने इसके लिखे हैं, न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, लोअर टेस्टोस्टेरोन, यह भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है। फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, आईवीएफ ज्यादा चल रहा है, आप देख ही रहे हैं, हर एक गली नुक्कड़ में आईवीएफ सेंटर है। आशा किरण बहुत फेमस है। नेक्स्ट, एंड कैंसर, कहीं भी कुछ भी डालना है वहां पे कैंसर एवरीवेयर, एंड हार्ट अटैक। न्यूरो बिहेवियरल मैंने बता दिया, 3 चीजें हैं, एक तो कॉग्निटिव, दूसरा न्यूरो बिहेवियरल, तीसरा हार्ट अटैक। बहुत रेयर चांसेस में डाला हमने। हार्ट अटैक होता है जहां पे एयर पोल्यूशन ज्यादा है, क्योंकि ब्रीदिंग के साथ इंपैक्ट करता है। और कैंसर तो जहां मर्जी डाल दो कैंसर, जो भी पॉलिटेंशंस में। ओके, यहां तक हो गया, फुल स्टॉप। देयरफॉर एंडोसल्फान वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ, देयरफॉर endosulfan was added to the list of persistent organic pollutants, to the list of persistent organic pollutants, तो इसको POPs की लिस्ट में डाला गया है। persistent organic pollutants in the year 2011, in the year 2011, तो 2011 में इसको POP की लिस्ट में डाला गया है। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011, 2011 में। इट्स ओके जगजीत। Next, Government of India banned the use of endosulfan
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड द यूज but the case is but the matter या case anything matter or case is sub judice, मतलब अभी न्यायपालिका में इसके ऊपर फैसला आना है, बाकी सब जुडाइज। थर्ड है आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स जो कि वोलेटाइल हैं, छूमंतर उड़ जाते हैं। पेट्रोल को रखिए हथेली पे, इवेपोरेट हो जाएगा। डीजल को रखिए, इवेपोरेट हो जाएगा। वोलेटाइल है ना, ऑर्गेनिक है क्योंकि ऑर्गेनिकली फॉर्म है, और कंपाउंड्स हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल मिलकर इसको बना रहे हैं। सो दीज आर थर्ड एग्जांपल इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि पेंट्स होते हैं, पेंट्स BOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या तो ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फार्मर्स आर फाइलिंग सूट इन दी एपेक्स कोड बिकॉज ये हार्मफुल है बट उनको प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पूरे के पूरे पंजाब रीजन में या फिर ग्रेट प्लेन्स में, सिर्फ पंजाब को ही इसके लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए, जितने भी आपके ग्रेट प्लेन्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी लाहौर, है ना, लाहौर से लेके आपके बांग्लादेश तक पूरे के पूरे ग्रेट प्लेन्स हैं। बट हमारे पास कौन से बचे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न से लेके आपके असम तक जो आपके ग्रेट प्लेन्स है, 2550 किलोमीटर का एरिया, बहुत लंबा एरिया हमारे पास ग्रेट प्लेन्स का। तो सब जगह पे छिड़काव होता है यूरिया का और आपके पोटाश का, NPK का। इसको बंद कर दो, एग्रीकल्चर ड्रॉप कर जाएगा, है ना, इकोनॉमी के लिए लॉस है। ऑल्सो गवर्नमेंट बैन इसलिए कर रही है क्योंकि लोगों का लॉस है, राइट। सो इन्होंने लिखा है कि अगर इतना ज्यादा हार्मफुल है तो फार्मर ने केस क्यों किया इसके ऊपर। तो इनका जवाब, सवाल भी सही है, सवाल आपका सही है, बट ज्यादा जो है लार्जर इंपैक्ट करेगा ये पॉपुलेशन को। DDT एंड एंडोसल्फान दे केमिकल्स फार्मूलाज ਨੂੰ ਜਦ ਕਰਨ ਦੀ नहीं कोई जरूरत नहीं है इन्होंने याद करने दी। सर लेबर इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर का बैच, ये आप बात करिए हेल्पलाइन नंबर पे। सो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें लिखिए एग्जांपल्स, पेंट्स, एक मिनट, इसमें एग्जांपल्स हैं आपके पेंट्स, वार्निशेस, पेट्रोल, ब्रैकेट में लिखिए फ्यूल, पेट्रोल, फ्यूल, ब्रैकेट में लिखिए, सॉरी कोमा लगा के लिखिए पेपर ब्लीचिंग, पेट्रोल। वार्निशेस को सिंपल समझिए, जैसे पेंट होता है, पेंट को मिक्स करने के लिए कुछ एक लिक्विड यूज करते हैं आप, जैसे टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं ना, तारपीन का तेल यूज करते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन, हाँ स्पेलिंग यही है शायद। टर्पेंटाइन ऑयल को आप यूज करते हैं, तारपीन का ऑयल यूज किया जाता है कुछ एक आपके जो पेंट होते हैं उनको मिक्स करने के लिए, तो उनको वार्निशेस कहते हैं। पेट्रोल फ्यूल आपको पता है, डीजल, पेट्रोल। नेक्स्ट लिखा आपने पेपर ब्लीचिंग, जितना भी आप पेपर यूज कर रही है ब्लीच्ड है, बचिए इससे, पेपर कम यूज करना चाहिए। पेपर ब्लीच, ब्रैकेट में लिखिए ब्लीचिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, क्लोरीन, ब्लीच, क्लोरीन यूज किया जाता है पेपर को ब्लीच करने के लिए। और क्या है आपका, कॉस्मेटिक्स, तो ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है।
राइट, ये भी हार्मफुल है, ये भी बायो एक्यूमुलेंट्स हैं, ये भी बायो मैग्निफिकेशन का काम करते हैं। सो वोलेटाइल ऑर्गेनाइज कंपाउंड्स कंटेन्स पेंट्स, वार्निशेस, पेट्रोल या फ्यूल एंड पेपर ब्लीचिंग। थर्ड आपने डायरेक्ट लिखना है मर्क्यूरी, क्योंकि हमने ऑलरेडी मीनामाटा लिखा है। तो फोर्थ जो एग्जांपल है दैट इज मर्करी, और मर्करी का ब्रैकेट में लिख लेना मीनामाटा, और मीनामाटा के बारे में आपने लिखा है कि इसमें कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, राइट। फिफ्थ लिखिए, फिफ्थ आपका है अगेन वही है DTT, इसको डर्टी डजन्स भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम भी लिख लो यहाँ पे डर्टी डजन्स, ब्रैकेट में DDT, डर्टी डजन्स। अब कन्वेंशन शुरू करेंगे, तो आप जहां पे आपने ये टॉपिक लिखा उसके बाद ऐसे प्रॉपर लाइन लगा दीजिए, और उसके बाद हेडिंग डालिए वेरियस कन्वेंशंस। वेरियस कन्वेंशंस भी हैं 20 मिनट। टेस्ट आपका कल होगा इकोलॉजिकल हैबिटेट, इकोटोन और इकोलॉजिकल निशे, यहां तक आपका टेस्ट हो गया। उसके आगे के टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। क्या कह रहे हैं जगजीत जी? I want to clear one more dilemma. Like earlier, I was preparing for a labor inspector, excise inspector, vice and versa. Should I continue with those only, or should I consider PCS? I have done with NCRT. I have done with NCRTs earlier. If you are done with NCRTs earlier, then you should focus on both the exams. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक एग्जाम की तरफ फोकस करिए, दोनों एग्जाम की तरफ फोकस करिए। यू हैव मच टाइम। लेबर इंस्पेक्टर का भी आपका एग्जाम आएगा, उसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए। जो चीजें आपने यहाँ पढ़नी है वहां पे पढ़नी है। करंट अफेयर आपका दोनों में आएगा, साइंस आपका दोनों में आएगा, मैथ्स दोनों में आएगा, रीजनिंग वगैरह सब उसमें आएगा। सो दोनों ही एग्जाम दो, मैं नहीं कहता कि एक एग्जाम दो। आपका लक है, कई बार तैयारी करते हैं इंस्पेक्टर लग जाते हैं कमिश्नर, सो चांसेस हैं, है ना। सो एग्जाम कोई नहीं छोड़ना है, एग्जाम जो भी है देना ही है। पहला कन्वेंशन है आपका वेरियस कन्वेंशन में से स्टॉकहोम कन्वेंशन। और अगर एक डायलेमा होता है, ये सबको ही होता है कि तैयारी पूरी नहीं, तैयारी कभी पूरी नहीं होती। जिनका एग्जाम क्लियर हो गया उनसे पूछना आपकी तैयारी पूरी थी? नहीं थी पूरी, पर उन्होंने दिया एग्जाम, जितना आता था उतना किया, राइट। तैयारी पूरी होना हो ही नहीं सकता कभी भी। फॉर एग्जाम्पल आपने करंट अफेयर पढ़े हैं, है ना, तो आप सोच रहे हैं कि मैं 2.5 साल का करंट अफेयर पढ़ूंगा। हो सकता है कि वो आपसे जिस दिन एग्जाम है उससे 1 महीना पहले का करंट अफेयर पूछे, आप 2.5 साल का क्या करेंगे? बिल्कुल ये डाइसी एग्जाम है ना। जैसे भी डाइस उछाला जाएगा, नंबर 6 आए, 2 आए, 4 आए, किसी को नहीं पता। बट तैयारी कभी मत सोचिए कि तैयारी आपकी पूरी होगी। तैयारी जिनका एग्जाम ऑलरेडी क्लियर है उनसे पूछिए, वो भी यही बोलेंगे कि उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट रैंक आएगा। फर्स्ट रैंकर से कभी पूछिए, यही बोलता है उम्मीद नहीं थी फर्स्ट रैंक आएगा। उसको तो ये पता नहीं था उसका प्री भी क्लियर होगा या मेंस में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। तो ये बिल्कुल डाइसी है। लेबर इंस्पेक्टर की फीस जमा नहीं हो रही, प्लीज साइबर कैफे जाइए। नेक्स्ट स्टॉकहोम कन्वेंशन, या फिर पीपीएससी के जो पोर्टल है या जो भी एग्जाम ले रहा है आपका PSSB, उनको मेल डालिए या हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। स्टॉकहोम कन्वेंशन, इसमें लिखिए सिंपल, ये कन्वेंशन जितने भी हैं ये बायो एक्यूमुलेंट्स के लिए हैं। बायो मैग्निफिकेशन जितने भी करते हैं बायो एक्यूमुलेंट्स है, बायो मैग्निफिकेंट्स हैं, उनको बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए ये कन्वेंशन किए गए हैं। सो इट इज अ कन्वेंशन ऑन बायो एक्यूमुलेंट्स, it is a convention on bioaccumulants, convention on bioaccumulants which are known as ये कन्वेंशन है ऑन bioaccumulants, which are known as persistent organic pollutants, POPs। तो ये आपका एक कन्वेंशन है बायो एक्यूमुलेंट्स के लिए।
दूसरा, यहां पे ज्यादातर फोकस किसके लिए किया जाता है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए, पीओपीज के लिए। फुल स्टॉप। इट वाज signed in the year 2001. It was signed in the year 2001. 2001 वर्ष 2001 में इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए। Signed in the year 2001 and came into force in the year 2004. Came into force in the year 2004. 2004 में ये कार्य करना शुरू किया इसने। It comes under United Nations, लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये। It comes under UN. It comes under UN, United Nations. फुल स्टॉप। तो UN के अंडर ये काम करता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टॉकहोम कन्वेंशन। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, इट डील्स विद द बैनिंग ऑफ या बैनिंग द पॉल्यूटेंट्स नोन एज, इट डील्स विद द बैनिंग या फिर बैन ऑफ, सबसे पहले डर्टी डजन्स। तो किन किन चीजों को ये बैन करना चाहता है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन? पहला है डर्टी डजन्स। दूसरा हेक्साक्लोरोबेंजीन। ब्रैकेट में लिखेंगे फंगिसाइड। तो ये फंगस को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। इट इज फंगिसाइड, फंगस को खत्म करने के लिए। कॉमा एल्ड्रीन, डिल्ड्रीन एंड एंड्रीन। एल्ड्रीन, दूसरा है डिल्ड्रीन और एक है एंड्रीन, जिनमें भी रिन लगा है। दीज आर, ये तीन है, 1 2 3 करके से, 3 4th एंड 5th। तो ये भी केमिकल्स है जिनको यूज किया जाता है लगभग आपके डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज में। तो ये भी बायोअक्यूमुलेंट्स है, अल्ड्रीन, डिल्ड्रीन एंड एंड्रीन। कॉमा पीसीबी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। पीसीबी 6th लिखेंगे, पीसीबी। मेरे को भी नाम भूल रहा है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। एग्जाम्पल लिखिए, लाइजोल। ऐसे इतने बड़े बड़े नाम लिख रखे हैं, लाइजोल। या फिर जिसे आप यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग दी फ्लोर, फिनाइल यूज करते हैं। सो पीसीबी भी खतरनाक है, ये भी बायोअक्यूमुलेंट है। पोछा लगाना है तो पूरा मुंह बांध के फिर पोछा लगाइए, अदरवाइज वो भी इनहेल हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास मायरेक्स, MIREX। 1 2 3 4 5 6 7 मायरेक्स 8 ही लिखेंगे हम, ऐसे तो बहुत ज्यादा हैं। डर्टी डजन की अगर हम बात करें तो लगभग डजन मीन्स 12, पर हम 4 को छोड़ रहे हैं, माफ कर रहे हैं उनको, क्योंकि वो उतने ज्यादा हार्मफुल नहीं है। मायरेक्स हो गया। मायरेक्स के बाद है हेप्टाक्लोर, HEPTACHLOR, हेप्टाक्लोर। नेक्स्ट लिखिए, इन द ईयर, हेप्टाक्लोर जो है पेस्ट खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। बता देता हूं मैं आपको, एक है मायरेक्स, ये मैं भूल रहा हूं मायरेक्स को कहां यूज किया था, यूजेस। ये भी है तो वैसे पेस्टिसाइड ही है। इट इज यूज टू कंट्रोल फायर एंड्स, फ्लेम रिटार्डेंट्स, प्लास्टिक्स। सिंपल, जितने भी आपके ये
एंट्स होती है, मकोड़ियाँ, है ना। कुछ एक इसमें से आपके जैसे कि एल्ड्रिन डेल्ड्रिन जो है, दीज आर यूज फॉर ये जैसे लक्ष्मण रेखा, राम रेखा जो आप यूज करते, लाइन मार देते हैं फिर कोई कीड़ा वीड़ा अंदर ना आ जाए, है ना। फिर आप डेल्ड्रिन का अंदर को जितना याद है, ये जो आजकल नया स्प्रे नहीं चला है छिपकलियों के लिए, वो भी है। तो ये सारे के सारे उन सब चीजों के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। अनवांटेड जो भी चीजें हैं आपके घर में आती हैं, और रिश्तेदारों पे नहीं मार देना ये कि दीज आर अनवांटेड, रिलेटिव के ऊपर आया ले स्प्रे छिपकली समझ के। सर कॉल ही नहीं उठाते बोर्ड वाले, वो नहीं उठाते फोन, सरकारी नौकरी में आप भी नहीं उठाओगे फोन बाद में। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इन द ईयर 2011, इन द ईयर 2011 endosulfan was added to the list. In the year 2011 endosulfan was added to the list. इसी लिस्ट में एंडोसल्फान को 2011 में ऐड किया गया। In the year 2011 endosulfan was added to the list. Full stop. Most of the commonly used pesticides, most of the commonly used pesticides, most of the commonly used pesticides and insecticides in India, most of the commonly used pesticides and insecticides in India, pesticide and insecticides in India have to be mandatorily labeled or compulsory labeled under Insecticide Act 1968, under Insecticide Act 1968 and Insecticide Rules 1971। तो जितने भी आपके पास इंसेक्टिसाइड हैं उनको लेबल करना चाहिए। लेबल मींस उनके बॉटल के बाहर कुछ एक कलर बैंड यूज किए जाते हैं, कुछ एक रेड है, ग्रीन है, येलो है, तो उससे अलग अलग कलर से हमें पता लगता है कि कितना ज्यादा हार्मफुल है जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 एंड इंसेक्टिसाइड रूल्स 1971। पहला लिखिए ग्रीन कलर लेबल। ग्रीन कलर का लेबल लगा रखा है किसी भी बॉटल के बाहर या किसी भी बॉक्स के बाहर, तो उसका क्या मतलब है? ग्रीन कलर्ड लेबल डैश लगा के डायरेक्ट लिखिए, ज्यादा लंबा नहीं लिखवाना आपको। ये स्लाइटली टॉक्सिक, इट इज स्लाइटली टॉक्सिक। स्लाइटली टॉक्सिक, ग्रीन का मतलब है थोड़ा सा टॉक्सिक, थोड़ा सा जहरीला है। इंसानों के बाहर भी लगना चाहिए लेबल, है ना। जहरीला है। नेक्स्ट ब्लू कलर लेवल। ब्लू कलर लेवल, आप कह रहे हैं आपकी फीस नहीं जमा हो रही, आप ऐसा करिए, आप जब भी फीस कर रहे हैं पे, उसको लेट नाइट करिए जब सर्वर थोड़ा शांत रहता है। दूसरा अर्ली मॉर्निंग में करिए पेमेंट, क्योंकि अभी ज्यादातर उस पर रश चल रहा होगा, और गवर्नमेंट साइट्स पे रश ज्यादा आ जाए तो ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। ब्लू कलर लेवल, ये कुछ और भी लिखा है किसी ने मैसेज ऊपर। सर मैंने यूपीएससी सीएससी में एनरोल किया था, 2026 में अटेम्प्ट देना है, लेकिन मुझे ऐप पर उसके बारे में कुछ शो नहीं हुआ। ऐप की प्रॉब्लम मुश्किल है। अब इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? मेरे पास इतना एक्सेस नहीं है, अदरवाइज मैं हेल्प कर देता आपकी। नेक्स्ट लिखिए ब्लू कलर लेवल में आपने लिखा स्लाइटली हो गया, अब लिखेंगे आप मॉडरेटली टॉक्सिक। मॉडरेट मतलब थोड़ा मीडियम क्वांटिटी में ये टॉक्सिक है, मॉडरेटली टॉक्सिक। आप एक बार आराम से, अभी थोड़ा रश चल रहा है आपका, जब आप कॉल करेंगे आपके कॉल पे रिजॉल्व हो जाएगा,
आप थोड़े टाइम बाद कॉल करिए। ब्लू कलर, उसके बाद है येलो कलर लेवल। येलो कलर लेवल, येलो कलर लेवल, इसमें लिखिए आप हाईली टॉक्सिक। हाईली टॉक्सिक ब्रैकेट में एंडोसल्फान, हाईली टॉक्सिक है ये, ब्रैकेट में एंडोसल्फान, एंडोसल्फान, हाई टॉक्सिक एंड एंडोसल्फान। अब आता है आपके पास रेड कलर लेवल, एक्सट्रीमली टॉक्सिक, एक्सट्रीमली टॉक्सिक, दिस इज टू मच टॉक्सिक, एक्सट्रीमली टॉक्सिक। इसमें लिखिए आप एग्जाम्पल जिंक फॉस्फाइड, एग्जाम्पल है इसका लास्ट का जिंक फॉस्फाइड। कहां यूज किया जाता है? रैट किलर्स, रैट किलर्स, चूहे मारने वाली दवाई में होता है ये। इसलिए जो व्यक्ति बेवकूफ होते हैं इसको खाते हैं, जरा सी छोटी सी बात होती, फेल हो गए, रैट किलर खा लिया, जान खत्म कर दी। हाँ, बहुत खतरनाक होता है ये रैट किलर। सो जिंक फॉस्फाइड जो है ये रैट किलर्स में पाया जाता है, या फिर रोडेंट्स को किल करने के लिए। और ये जो जिंक फॉस्फाइड है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन दी पीवी पैनल्स, दैट इज फोटोवोल्टेइक पैनल्स, फोटोवोल्टेइक पैनल्स। क्यों? क्योंकि इट हैज हाई एब्जॉर्प्शन पावर, तो ये ज्यादा से ज्यादा सूर्य की किरणों को इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको ज्यादातर आप यूज करेंगे। कुछ हो रही फीस, कोई इशू नहीं आज तो? हाँ, साथ साथ में भर लो एग्जाम, फर्स्ट डे पे ही अप्लाई कर दिया करो, थोड़ा लेट करोगे तो फिर साइट क्रैश हो जाती है, एग्जाम नहीं भर पाओगे। सुनहरा पल होता है ये एग्जाम भरने का, नहीं तो फिर कई होते हैं लास्ट डे पे भरते हैं, फिर बहुत दिक्कत आती है। सो यहां तक आज आप करिए, नेक्स्ट हम कल करेंगे 12 बजने को, थोड़ा ही समय बचा है। सो इकोलॉजिकल निशे, इकोलॉजिकल हैबिटेट, इकोटोन के बाद का जितना भी अभी तक आपने पढ़ा उसको रिवाइज करिए। अब मैं इसमें टॉपिक नहीं बताऊंगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं एवरी डे रिवाइज करिए, एवरी डे उसके ऊपर जो भी करंट अफेयर आपको दिख रहा है उसको भी देखते रहो। जैसे कुछ एक चीजें इसमें नहीं समझ में आ रही है, जैसे एल्ड्रिन है, एंड्रिन है, ज्यादा नॉलेज अगर आपको गेन करनी है गूगल कर सकते हैं, बट इतना ज्यादा भी आपने इन्फॉर्मेशन गेन नहीं करनी है कि याद करना मुश्किल हो जाए, कंसोलिडेट करना मुश्किल हो जाए। जितना आपको करवाया जा रहा है उसको साथ साथ देखते रहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट। बाकी यही है, थैंक यू सो मच। आप एंड करते हैं क्लास, आप भी ब्रेक लो। सर सल्फोज दिया गोलियां, रेड किलर, हाँ जी वही है रेड किलर, रेड किलर इज जिंक फॉस्फाइड।